विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी वसंत भाग 2 में लेसन नंबर 3 हिमालय की बेटियां नामक पाठ के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। पिछली वीडियो में इस पाठ के हमने शब्दार्थ और लेख से के 4 क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। लेख से आगे के हमने 4 क्वेश्चन ये कर लिए थे। ये वाले चारों क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम इससे आगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो इन पाठों में सबसे पहले जैसे लेख से आगे हैं, इस लेख से आगे में ये फर्स्ट नंबर भी नहीं करना और सेकंड नंबर भी नहीं करना है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर नहीं करना है। 3 नंबर और 4 नंबर हम करेंगे। 3 नंबर 4 नंबर के अलावा अनुमान और कल्पना के फर्स्ट और सेकंड। तो आइए शुरू करते हैं लेख से आगे के लिए इनके क्वेश्चन आंसर। ये पिछले वीडियो कर दी। लेख से आगे में देखो, यह लेख 1947 में लिखा गया। क्या तब से हिमालय से निकली वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? विगत वर्षों में नदियों में अनेक बदलाव आए हैं। उस समय प्राय सभी नदियों का जल स्वच्छ और पीने योग्य था, परंतु धीरे धीरे ज़्यादातर नदियों का जल प्रदूषित हो गया। नगरों की गंदगी और कारखानों के हानिकारक तत्वों के नदियों के जल में मिलते रहने से नदियाँ गंदा नाला बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने से जो नदियों और नालों का जो मुँह है गंदे पानी के नालों का मुँह या तो नदियों की तरफ जाता है या नहरों की तरफ जाता है, जिससे क्या है वो पानी प्रदूषित होता है, और उस पानी के प्रदूषित पीने से तरह तरह की पेट की बीमारियां हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों को रोकना चाहिए ताकि हमें शुद्ध जल पीने के लिए मिल सके। अब अपने शिक्षक से पूछिए कि संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? तो इसका आंसर है, भारतीय पुराण एवं ग्रंथों में हिमालय को देवभूमि तथा देवताओं का निवास स्थल माना गया है। भारतीय पुराण एवं ग्रंथों में हिमालय को देवभूमि तथा देवताओं का निवास स्थल माना गया है, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है, यानी देव की आत्मा के समान कहा है। ये भारतीय पुराण एवं ग्रंथों में हिमालय को देवभूमि तथा देवताओं का निवास स्थल माना गया है, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। अब इससे आगे अनुमान और कल्पना के अंदर, अनुमान और कल्पना में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? अपना सुझाव देवें। यानी गोपाल से नेपाली की कविता हिमालय और हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन पढ़ी और इनकी आपस में तुलना की। ये सभी कविताएं हिमालय की प्रकृति से जुड़ाव और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को प्रकट करती हैं। मेरी नज़र में लेखक ने बिल्कुल सही कहा है। जिस प्रकार पिता पुत्रियों को जन्म देता है और वे पिता की गोद में खेलती हैं, ठीक उसी तरह नदियों का उद्भव यानी नदियों का उद्गम भी हिमालय से हुआ है। ऐसी दशा में वे हिमालय की बेटियां ही तो हुई, हम भी उन्हें हिमालय की बेटियां ही कहेंगे। अब इसने कवि ने पूछा है कि नदी की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। ये इसका भी आंसर मैं बता रहा हूँ। वर्तमान समय में इसका आप सुन लें सभी। वर्तमान समय, ये थोड़ा लिखना भूल गया था मैं। वर्तमान समय में नदियों की सुरक्षा, वर्तमान समय में
नदियों की सुरक्षा एवं उन्हें पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें नमामि गंगे नामक एक परियोजना भी शामिल है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक योजना नमामि गंगे नामक एक परियोजना भी सम्मिलित है। आम जनता भी अब नदियों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु जागरूक हो गई है। मेरे विचार में नदियों की सुरक्षा एवं संरक्षण हर हाल में करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा करो और इस पर 20 पंक्तियों में लाभ करो। नदियों से लाभ। नदियाँ प्रकृति का अभिन्न अंग है। रेगिस्तानों को छोड़कर विश्व का शायद ही ऐसा कोई भाग होगा जिसमें नदी न हो। नदियाँ प्राय पर्वतों से भी या विशालकाय झील आदि से जलाशयों से निकलती है। नदियों से मनुष्य को अनेक लाभ हैं। इनका प्रयोग जल विद्युत बनाने, चक्कियों को चलाने में भी किया जाता है। पर्वतों के नीचे तराई प्रदेशों में ये जंगलों को हरा भरा करती है। मैदानों में भी ये जंगलों को हरा भरा करती है, यानी पर्वत के नीचे तराई प्रदेशों में भी ये जंगलों को हरा भरा करती है। मैदानों में भी ये फसलों की सिंचाई करती है। इनसे पशु पक्षियों और मनुष्य सभी को प्यास बुझाने के लिए जल मिलता है। ये सेकंड का आंसर है। इस आगे अभी थोड़ा और है। उसके बाद नदियों से नहरें निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती है। अनेक उद्योग धंधों में इनका जल काम में लिया जाता है। हमारे देश में नदी किनारे बसे नगरों का महत्व प्राचीन समय से अत्यधिक हो रहा है। नदियों द्वारा व्यापार भी होता है। नावों और छोटे जलयानों द्वारा यात्रियों और माल का आवागमन होता है। नदियों द्वारा व्यापार भी होता है। नावों और छोटे जलाशयों द्वारा यात्रियों और माल का आवागमन भी होता है। इस प्रकार नदियों के अनेक लाभ हैं। अब भाषा की बात में क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा आपको नहीं करना है। भाषा की बात में क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा नहीं करना है। उसके बाद देखो आपकी भाषा की बात में, ये भाषा की बात में फर्स्ट और सेकंड आपको नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन, पिछली कक्षा में आप विशेषण और विशेष के भेदों का परिचय कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेषण संज्ञा का मिलान करना है। अभी उल्टे पुल्टे दे रखे, इनका सही तरह से मिलान करना है। इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको आगे करवा रहा हूँ। ठीक है, ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ सही करके, जैसे संभ्रांत महिला, संभ्रांत के सामने महिला आएगा, संभ्रांत के सामने महिला अपने शुद्ध रूप करके लिखना है। फिर चंचल नदियाँ, संभ्रांत का अर्थ होता है सभ्य या शिष्ट। उसके बाद में चंचल नदियाँ, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार के सामने वर्षा, घना के सामने जंगल, समतल के सामने आंगन, चंचल नदियाँ, संभ्रांत महिला। तो ये भाषा के बाद तीसरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप होता है, जैसे राजा रानी, राजा और रानी के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें वर्णमाला यानी कर्म शब्द को शैली में लिखिए, जैसे गंगा यमुना, तो गंगा विग्रह भी कर दिया, गंगा और यमुना। दुबली पतली, दुबली और पतली। माँ बाप, माँ और बाप, जैसे दिन रात, दिन और रात। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। अब क्वेश्चन नंबर 5, नदी को उल्टा लिख देने से दीन हो जाता है, जिसका अर्थ गरीब होता है। ऐसे 5 और सार्थक शब्द बनाइए और संज्ञा भी लिखिए, जैसे नदी, दीन, भाववाचक संज्ञा, जैसे नदी का उल्टा दीन और दीन भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार धारा का उल्टा राधा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी राधा। रस का उल्टा सर, ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। कपट का उल्टा टपक, ये भाववाचक संज्ञा। और सदा का दास, जातिवाचक संज्ञा। नाच का चना, यह भी जातिवाचक संज्ञा। एक तरफ सीधा, एक तरफ उल्टा करके फिर उल्टे वाले शब्द को हमने संज्ञा बतानी कौन सी संज्ञा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और इनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप बेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर अन्य नाम लिखो। जैसे सतलुज का नाम
सतलुज का नाम शतद्रुम है, सतलुज का नाम शतद्रुम है। नदियों के नाम देने, उल्टे पुल्टे दे रखे हैं, उनके नाम देने। जैसे सतलुज नदी का नाम शतद्रुम, झेलम का वितस्ता, झेलम का वितस्ता, और अजमेर का अजमेरू है। कुछ नदियों के नाम और कुछ नगर के नाम, पुराना नाम। सतलज का पुराना नाम शतद्रुम, झेलम का वितस्ता, अजमेरू का अजमेरू, रोपड़ का रूपपुर, चिनाब का विपाशा और बनारस का वाराणसी। चिनाब का विपाशा, बनारस का वाराणसी। तो प्रिय बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये करना नहीं है। भाषा की बात में पहला, दूसरा और 7वां प्रश्न आपको नहीं करने हैं। तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा करने हैं। प्रिय बच्चों, आज इतना ही। आज हमने लेसन नंबर 3 हिमालय की बेटियों के पूर्ण अभ्यास प्रश्न कर लिए हैं। आप सभी बच्चे इसका पूर्ण अभ्यास, जो भी अभ्यास प्रश्न करवाएं उनको अपनी कॉपी में करें। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।